नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी, आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हमें मौर्यकालीन अभिलेख और मौर्यकालीन कुछ स्तूप देखेंगे, केवल एमपी से संबंधित। ठीक है। कल तक हमने देखा कि किस तरीके से अवंती का विलय मगध में हुआ, पूरा बेसिक समझा उसका हमने। और उसके बाद हमने वहाँ देखा कि मौर्य काल में हमें अशोक को देखना था, तो हमने मौर्य काल का भी बेसिक देखते हुए अशोक को कल देखा। अब यहाँ हम क्या देखेंगे? आज यहाँ हम देखेंगे कुछ अभिलेखों को जो मध्य प्रदेश संबंधित एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ स्तूप देखेंगे एमपी से संबंधित, और साथ साथ ही हम अशोक के उत्तराधिकारियों को देखेंगे कि अशोक के बाद कौन गद्दी पर बैठा और किस तरीके से मौर्य काल का पतन होता है। और जब मौर्य काल खत्म होता है तो उसके बाद मौर्योत्तर काल प्रारंभ हो जाता है। और मौर्योत्तर काल में भी आपको ध्यान रखना है, अब इस गद्दी के दावेदार या भारत में इस समय कौन रहेगा। तो एक तो देसी उत्तराधिकारी हमें देखने को मिलते हैं, एक विदेशी देखने को मिलते हैं। देसी के अंतर्गत हमें शुंग वंश देखने को मिलता है, हमें कौर्ण वंश देखने को मिलता है, हमें सातवाहन वंश देखने को मिलता है। और सातवाहन वंश की 5 शाखाएं दक्षिण भारत की तरफ, वो भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। इसके बाद विदेशी में हिंद यवन आए, आपके यहाँ शक आए, शक के बाद पहला कुषाण, ये सारे लोग आए, तो उनको देखेंगे हम। इस तरीके से हिस्ट्री जैसी अभी हम चल रही हमारी सीरीज, एक लिंक से, एक क्रम से, जैसे आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं उसी तरीके से आप मध्य प्रदेश का इतिहास भी देख रहे हैं, और कहीं कोई संशय नहीं है। समझ रहे हो ना आप? तो हम पूरा लिंक से ही पढ़ा रहे हैं। जैसे आपको महाजनपद पढ़ाया, उस महाजनपद के पहले हमने क्या देखा था आपको? हमने आपका वैदिक काल पूरा देखा वहाँ, है ना। वैदिक काल में भी 2 देखे, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। उसके बाद कुछ प्रमुख राजवंश देखे। प्रमुख राजवंश देखने के बाद हमने, जो कि अनुश्रुति आधारित इतिहास था, उसके बाद हमने महाकाव्य देखा जिसमें रामायण महाभारत से संबंधित वो तत्व, वो एविडेंस देखे जो एमपी से संबंधित थे। इसके बाद हमने महाजनपद काल देखा। महाजनपद काल में हमने 16 ही महाजनपदों का एक टच करते हुए डिस्कशन तो किया ही है सारा, और साथ साथ चेदी और अवंती को ज़्यादा डिटेल से देखा। महाजनपद को हमें देखने के बाद, क्योंकि फिर उनमें मगध का उत्कर्ष होता है, अवंती का भी विलय होता है। मगध का बिंबिसार कई बार प्रयास करता है अवंती को अपने नियंत्रण में लेने पर नहीं ले पाता है, पर उसमें शिशुनाग वंश आता है, फिर अवंती का विलय होता है। ये सारा कल हमने बेसिक में पृष्ठभूमि के रूप में आपको डिस्कस किया है। उसके बाद मौर्यकाल आता है, चंद्रगुप्त बैठते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो हम नहीं देखते हैं। बिंदुसार उसका पुत्र होता है। बिंदुसार के बाद, क्योंकि बिंदुसार के ही समय में अशोक उज्जैनी या अवंती के क्या बन जाते हैं? राज्यपाल बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम अशोक देखें, तो कल हमने अशोक को तो पूरा डिटेल से ही देखा ही था। आज उसके आगे क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। मौर्यकालीन स्तूपों, मौर्यकालीन पहले अभिलेखों की बात करेंगे, फिर स्तूपों की बात करेंगे। हेडिंग आपकी डली है मध्य प्रदेश से, मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश से संबंधित। तो ऐसे हमें 5 देखने को मिलते हैं, तो 5 अभिलेखों को हम देखेंगे और उनमें क्या विशेषता है वो लिखेंगे, और उसके बाद स्तूपों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। पहला ही हम अभिलेख देखते हैं, रूपनाथ अभिलेख। पहला अभिलेख हम देखते हैं यहाँ, रूपनाथ। ये सब प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपनाथ अभिलेख कहाँ है जी? ये कटनी जिले में पड़ता है, और ज़्यादा अंदर जाए तो बोहरीबंद तहसील है कटनी में, वहाँ इसको हमें देखने को मिलता है। तो लिखेंगे हम वर्तमान कटनी जिले के वर्तमान कटनी जिले के बोहरी बंद तहसील में स्थित है। यह तहसील में है। ठीक है ना। तो एक आपको पता चल गया कटनी जिले में है बेसिकली। दूसरा गुजरा अभिलेख, जो कि दतिया में है आपका। गुजरा अभिलेख, बस यही सब प्रीलिम्स में आते हैं आपसे। गुजरा अभिलेख देखा जाए आपका तो ये दतिया जिले में है। दतिया जिले में है। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है आपको, इस अभिलेख में हमें अशोक का जो नाम मिला है वो प्रियदर्शी देखने को मिला है। तो लिखेंगे इस अभिलेख में
इस अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी देखने को मिला है, प्रियदर्शी मिला है। ठीक है, गुजरा अभिलेख हो गया। इसके बाद अगला अभिलेख है सांची में एक अभिलेख है, उसको भी लिखे आप। सांची अभिलेख एक दो बार आप रीड करेंगे आपको सारा याद हो जाएगा, सांची अभिलेख। और इसको एक मैप में याद किया करो तो ज़्यादा अच्छा है। एक मैप बना लिया ताकि आपको जिले भी बार बार रिपीट होने लगे कि सांची कहाँ है, किस जिले में आता है, रायसेन जिले में है ना। और लोकेशन भी आप इंडिकेट करके एक डायग्राम बनाए, मैप का मानचित्र, उसमें ये 5 अभिलेख लिख ले बस डॉट लगाकर, तो आपको मैप भी क्लियर हुआ और ये अभिलेख भी क्लियर हुआ। सांची कहाँ पड़ता है? सांची रायसेन जिले के में है, रायसेन जिले में। अगला लिखें 5वां कसराबाद, कसराबाद, कसराबाद अभिलेख, ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है आपके। लिखेंगे खरगोन जिले में है, खरगोन जिले में है। एक और अंत लिखें आप, कारी तलाई अभिलेख, कारी तलाई अभिलेख, ये भी कटनी में है आपका। तो आपको देखा कि 5 में 2 कटनी में देखने को आपको मिल रहे हैं। लिखेंगे कटनी जिले में है, कटनी जिले में है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें, यही आपके वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके। कई जगह कसराबाद लिखा, कई जगह कसराबद भी लिखा होता है, तो आप उस पर डाउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम मौर्यकालीन अभिलेख देख लिए हैं, अब हम मौर्यकालीन स्तूपों पर चर्चा करेंगे। यहाँ अभिलेख की जगह क्या लिख लें आप? स्तूप लिख लें। मौर्यकालीन स्तूप। बाकी किससे? मध्य प्रदेश से संबंधित देखना है हमें, क्योंकि हम एमपी की हिस्ट्री ही देख रहे हैं यहाँ। तो हम पहला देखते हैं, यहाँ पहला हम सांची स्तूप ही देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सांची स्तूप। इस पर अभी हमारी जब हिस्ट्री के बाद यहाँ एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला के अंतर्गत, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। मध्य प्रदेश की स्तूप को डिटेल में देखेंगे, हम मंदिरों को डिटेल में देखेंगे, है ना, जो भी स्थापत्य कला से संबंधित है सारी चीज़ें देखेंगे। पर अभी भी हम यहाँ पर्याप्त डिस्कशन करेंगे जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। किस जिले में है आपका ये? अभी अभी देखा कि सांची अभिलेख रायसेन में है, तो ये भी कहाँ होगा? रायसेन में है, रायसेन जिले में है। ठीक है, अब इस स्तूप के बारे में हम समझते हैं। पहले एक स्तूप को हम एक हल्का सा रफ डायग्राम के रूप में आपको बताते हैं कि स्तूप वहाँ का किस तरीके से है। ठीक है, यहाँ एक बेदी बनी होती है जो कि ठोस आधार हम उसको कह सकते हैं। ये क्या है? ये बेदी है, या बेदी नहीं इसको बोलते, सॉरी, मेधी बोलते हैं, मेधी, बेदी नहीं बोलते थे, मेधी बोलते थे। ये मेधी जो है, ये जो पट्टी दिख रही है आपको, ये ठोस आधार है, ठोस आधार। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इस तरीके से यहाँ एक बाउंड्री बनी है, प्रादक्षिणा इसको हम वेदिका बोलते हैं, और यहाँ एक लगभग इसमें 4 दरवाजे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आगे कंटिन्यू है।
तो एक हमें मुख्य वो मिलता है, मुख्य द्वार, और ये जो आपको दिख रही है वेदिका है। वेदिका यानी बाउंड्री की बात करते हैं हम, ठीक है ना। अशोक ने तो यहाँ लकड़ी की या काष्ठ की बनवाई थी, फिर पुष्यमित्र शुंग आए, उन्होंने यहाँ पत्थर की बनवाई है ना। तो ये भी अभी हम आपको बताएंगे पढ़ाते समय। एक इस तरीके से यहाँ 3 बने हुए हैं। एक और है, ठीक है। एक गेट और मिलता है आपको, आगे चलोगे और इस तरीके से यहां चलोगे तो एक और गेट मिलेगा। कुल मिला के 4 गेट हमें देखने को मिलते हैं, 4 तोरण द्वार मिलते हैं। एक तो ये मुख्य हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, तोरण प्रवेश द्वार, तोरण प्रवेश द्वार, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, ये मेधी क्लियर हुई। इसको बोलते हैं अपन अंड। ये उल्टे कमल जैसा दिखता है, ये ईंटों पत्थरों से बना होता है, ईंटों व पत्थरों से बना होता है, ईंटों व पत्थरों से बना होता है, उल्टे कमल जैसा दिखता है। इसके बाद हमें क्या दिखता है, हर्मिका दिखती है। हर्मिका यानी जहाँ वो बुद्ध के हड्डी अवशेष रखे होते हैं या उनके शिष्यों के, यहाँ तो शिष्यों के रखे हैं, ठीक है ना, ये जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिका। यही बस पूछा जाता है कि हर्मिका है तो इस यहाँ क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या मिलते हैं हड्डी व अवशेष स्थल है। यहाँ मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित या तो उनके कुछ हड्डी अवशेष स्थल है ये, या उन्हें कुछ भी पात्र वगैरह जो भी उनके है ना, पर क्योंकि सांची में गौतम बुद्ध के तो नहीं रखे, उनके 2 शिष्यों की रखे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हर्मिका। हर्मिका के बाद एक ऊपर इस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा सा इसको और बड़ा बना दे, तो यहाँ भी 3 इस तरीके से छत से वो छतरियाँ बनी हुई ऐसे, ठीक है। यहाँ लिखा है आपका बुद्ध, ये है धम्म, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। और यहाँ जो जगह दिख रही है आपको, ये है यष्टि। यष्टि मतलब यहीं से गौतम बुद्ध आशीर्वाद देते हैं, यष्टि लिख लेंगे यहाँ, बुद्ध यहीं से आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा, अच्छा ये क्या है जो दिख रही है आपको, ये बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेदिका। इस पर कई जातक कहानियां लिखी हैं, गजलक्ष्मी की चित्र बने हैं, नाग चित्र बने हैं। तो ये क्या है, वेदिका को हम क्या बोलेंगे, आप यदि समझने के लिए इसको लिखेंगे तो वेदिका को हम बोल जाते हैं, एक 4 दीवारी बोल दें आप, जो बाउंड्री बनी होती है, ठीक है ना। यहाँ कई चित्र बने, हमने जैसा आपको बताया है। यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, नाग भित्ति का चित्र है, या नाग का चित्रांकन, ऐसा लिख लो आप, नाग का चित्रांकन है। गजलक्ष्मी का फोटो बनी हुई है ना। इसके बाद यहाँ जातक कहानियाँ भी लिखी हुई हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं भी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें यहाँ, ठीक है। हर्मिका समझ लिया आपने, अंड समझ लिया, मेधी समझ लिया, ये प्रवेश द्वार है ना। ये आपने एक डायग्राम क्या समझा, सांची स्तूप का समझा। अब सांची स्तूप के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे किसने बनवाया है, किसने खोज की है, किसने पुनर्निर्माण कराया है, और क्या खास बातें हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट, चलो हम कोई बात नहीं, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम दोबारा इसके तथ्य लिखा सकें आपको, ठीक है।
चलिए अब हम इसके बारे में, सांची स्तूप के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला ही देखते हैं, निर्माण। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप तो देख ही लिया आपने, अब निर्माण देखते हैं। तो निर्माण अभी अभी आप पूरा पढ़कर बैठे, अशोक ने ही कराया है, तो लिखेंगे अशोक ने। किसने करवाया है इसका निर्माण? अशोक ने कराया है, अशोक ने। निर्माण के बाद होता है पुनः निर्माण, किसने कराया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब दोबारा इसमें जो काम लगाया है वो किसने कराया है। अभी हम जो आगे आपको शुंग वंश पढ़ाएंगे उसमें भी इसकी एक बार डिस्कशन करेंगे कि शुंग वंश ने इसका जो बाउंड्री वेदिका जो बनी थी, अशोक ने तो कास्ट की बनवाई थी, यानी लकड़ियों की बनाई थी, इन्होंने उसको पत्थर की बनवाई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी लिखेंगे। या पुनः निर्माण ना लिखे, आप लिखें तोरण निर्माण, ऑब्लिक में लिख लें तोरण निर्माण, कहीं डाउट ना आ जाए कि मतलब पूरा थोड़ी बनवाया था इन्होंने, वो तोरण बनवाया था। तो लिख, ठीक है, तो वो किसने देखो बनवाया था? वो था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इसके बाद खोज, सांची स्तूप की खोज किसने की? तो ये खोज जो हुई है 1818 में जनरल टेलर ने की है। ठीक है, तो लिखेंगे आप खोजकर्ता या खोज लिख लें, खोजकर्ता लिख लें आप, खोजकर्ता। 1818 जनरल टेलर ने, ठीक है, टेलर महोदय भी लिख लें आप, ये लिखा आपने। इसके बाद हम कुछ विशेष लिखेंगे, विशेष में वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे जो इसमें और लिखना हमें जरूरी है। तो आप अगली हेडिंग डाल लें विशेष, इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट, यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है 1989 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जो है आपकी, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में कब शामिल होता है? ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 1989। ठीक है, एक तो विशेष देखा आपने। दूसरा विशेष देखेंगे, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है, और ना कि मध्य प्रदेश तो छोड़े पूरे भारत का ही सबसे बड़ा स्तूप है, या विश्व का भी कह लें। अब इसके बड़ा स्तूप नहीं बना है, तो लिखेंगे मध्य प्रदेश और भारत, या भारत व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। बाकी तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। ठीक है, पर ये जो तथ्य लिखा रहे हैं हम केवल आपको सांची स्तूप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको 20 शब्द लिखने के लिए आता है या 60 शब्द लिखने के लिए आता है, आप इसको पढ़े हुए हैं तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ मूर्तियाँ जो वो हर्मिका में अवशेष हड्डी स्थल रखे हैं, तो यहाँ गौतम बुद्ध के नहीं रखे हैं, किसके रखे? तो वो लिखेंगे आप स्तूप में उनका शिष्य मोग्ध लायन व सारीपुत्र के अस्थि अवशेष रखे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ रखे जाते हैं? हर्मिका में, जी हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखना चाहो तो लिख लो, ये अस्थि अवशेष या रखेंगे स्तूप में। चाहो तो लिख लो, अगला फैक्ट में लिख लो फिर तो। क्या लिखोगे? स्तूप में अस्थि रखने के स्थान को हर्मिका कहते हैं। एक तत्व और लिखें आप,
जो भी इम्पोर्टेंट है कि स्तूप की जो वेदिका है वो अशोक ने बनवाई थी काष्ठ से, काष्ठ यानी लकड़ी से, ठीक है ना। वो फैक्ट जरूर लिखे आप, इम्पोर्टेंट बनता है, लिखें आप। स्तूप के चारों ओर अशोक ने काष्ठ यानी लकड़ी, काष्ठ की या काष्ठ वेदिका लिख लें आप, काष्ठ वेदिका बनवाई थी। जबकि पुष्यमित्र शुंग ने पाषाण वेदिका बनवाई, ठीक है। ये आपका सांची संबंधित तत्व हो चुके हैं सारे। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, सांची स्तूप। अब बाकी जो स्तूप है उनको हम इतना डिटेल नहीं देखेंगे, उनकी जगह स्थल और एकाध कोई विशेषताएं हुई तो उनको हम लिखेंगे। अब अगला स्तूप आता है आपका और जो स्तूप की प्रदक्षिणा पथ है वो मेधिक से होते हुए जाती है, वेदिका बाउंड्री है। अब अगला देखें हम भरहूत का स्तूप। ये रायसेन में है, भरहूत। जिला कहाँ है, ये सतना में है। और एक तथ्य लिखना है, इसकी खोज जो की थी 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, तो वो लिख ले आप, खोजकर्ता। लिखेंगे 1873 अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक। ये हो गया भरहूत का स्तूप। अगला स्तूप लिखेंगे आप तुमैन का स्तूप। तुमैन स्तूप ये आपका अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो बस केवल जिला ही भर लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना यहाँ। ये कहाँ है, अशोकनगर। हमें जहाँ डिटेल करना था हमने डिटेल किया है, जहाँ हमें केवल जानना था वहाँ हम इसको नाम भर लिख के आगे बढ़ जाते हैं। अगला लिखे वैश्य टेकरी। ये अशोक पढ़ाते समय हमने इसकी डिस्कशन किया था। ये कहाँ है, ये उज्जैन में है और ये आपकी महादेवी के, अशोक की पत्नी महादेवी के कहने पर बनवाया गया था, ठीक है ना। तो आप ये फैक्ट भी लिखेंगे आप, अशोक ने अपनी पत्नी के कहने, अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी के कहने पर बनवाया, ठीक। अगला लिखें आप चौथा है ये, पांचवा लिखें आप। पांचवा लिखेंगे रीवा का है, उसका नाम है देवर कोठार स्तूप। ये रीवा में है आपके, है ना, लिख लेंगे रीवा में, ठीक है। अब हम छठवां लिखा रहे हैं, इकट्ठे कुछ लिखा रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे रायसेन में। जैसे सतधारा है ना, सतधारा के बाद है, इसको हम जर्नल में लिखा दे रहे हैं आपको, या लिख लें नंबर डाल के, सतधारा हो गया।
सतधारा के बाद आपका जो है सोनारी अंधेरी, सोनारी व अंधेर स्तूप, ये कहाँ है तीनों? ये रायसेन में। तो ये तो तीनों हैं, ये कहाँ है? रायसेन में। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के सारे स्तूपों को कंप्लीट किया जो मध्य प्रदेश संबंधित थे। अब हमें इसके बाद एक टॉपिक और चाहे तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, अशोक का उत्तराधिकारी। ये हो जाएगा तो ये हमारा मौर्य काल यहाँ तक एमपी के संदर्भ में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मौर्य उत्तर काल को डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अगला हेड डालें, अशोक का उत्तराधिकारी। आज जितना भी फैक्ट हमने दिया है बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कल की क्लास कंसेप्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या लिखेंगे हम? अशोक की मृत्यु कब हो जाती है? 232 बीसी में। अशोक के उत्तराधिकारी, क्योंकि इसके बाद मौर्य काल जो है या मौर्य वंश कैसा देखने को मिलता है हमें? कमजोर। ठीक है। और क्योंकि मृत्यु कब होती है अशोक की, ये भी लिख लें आपको याद, 232 बीसी में। ठीक है। अब अशोक की जब मृत्यु होती है तो उसके पुत्र ही बनेंगे उसकी गद्दी पर बैठने में। तो उसके कुछ पुत्र हैं, उसके पुत्रों, ठीक है, जैसे हमें तीबर उसका पुत्र देखने को मिलता है, दूसरा हमें महेंद्र देखने को मिलता है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। तीसरा हमें कुणाल देखने को मिलता है। कुणाल। और चौथा जो जालोक है, ठीक है, ये हमें उनके कुछ पुत्र देखने को मिलते हैं। पर गद्दी पर कौन बैठा देखने मिलता है हमें कुणाल देखने को गद्दी पर देखने को मिलता है। तो गद्दी पर कौन बैठता है? कुणाल। ज्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, पुत्री है इसका और ये अंधा है। अंधा है। और इसकी जो माता है तिस रक्षिता है। अशोक ने कई शादियां की थी, तो माता है कि तिस रक्षिता। लोग कहते हैं इतिहासकार इसकी माता ने इसे धोखे से अंधा किया था, पर वो संभवतः क्लियर नहीं है, इस पर आप अभी उस पर नहीं जाएंगे। पर यह है कि हाँ, माता तिस रक्षिता है। और इसके बारे में देखा जाए तो दो तथ्य इंपॉर्टेंट है। बौद्ध विरोधी थी ये, और सती हो गई थी, ये सती हुई थी। तो ये इसके बारे में दो। अच्छा, एक और इसके कुणाल के बारे में जानना है आपके कि अशोक के शासन काल में ही ये अवंती का गवर्नर रहा 8 वर्ष होता है। अशोक के शासन काल में अवंती का गवर्नर रहा 8 वर्ष होता। तो बस इसके बारे में यही इतने 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अशोक के बाद जालोक जो है, जो गद्दी बनता है जालोक, इसकी बात की जाए तो इसने अपना एक स्वतंत्र शासक जम्मू कश्मीर में स्थापित कर लिया था। ठीक है ना। तो ये पहले ही हट चुका है। इसने अपना स्वतंत्र शासक, लिखना चाहो तो लिख ले, इसने अपना स्वतंत्र राज्य कश्मीर में स्थापित किया था। ठीक है, ये हो गया। अब कुणाल के बाद जो अगला बनता है शासक, वो बनता है आपका कौन? कुणाल का ही संभवतः पुत्र है दशरथ। तो अगला गद्दी पर कौन देखने को मिलता है हमें? दशरथ। इसके बारे में कह सकते हैं संभवतः, स्पष्ट नहीं है इतिहास में, संभवतः कुणाल का पुत्र हो, पर यह बात स्पष्ट है कि अशोक का पोता है, अशोक का पौत्र है। ठीक है, ये दशरथ के बारे में हो गया। दशरथ के बारे में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक तो इसने अशोक की तरह ही उपाधि धारण की थी, देवना नाम प्रिय। अशोक की तरह उपाधि धारण की, देव नाम प्रिय।
ठीक है। दूसरा, इसने आजीवक संप्रदाय को गुफा दान की। आजीवक संप्रदाय को गुफाएं दान दी। ठीक है। इसके बाद दशरथ के बाद एक और कुणाल का ही पुत्र है और अशोक का पोता है, हम इसको रफ करते हैं, आगे लिखते हैं, ये तो लिख लिया आपने। संपाति, ये भी संभवतः कुणाल का ही पुत्र है, परंतु संभवतः लगा हुआ है, बाकी अशोक का पौत्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगला लिखेंगे आप संपाति। ठीक है। संपाति बनते हैं अगले राजा, प्राति लिखा हुआ है, ये भी वही हम लिख दे रहे हैं, संभवतः कुणाल का पुत्र, बाकी अशोक का पौत्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। और इसने भी अवंती में, आपको बताया जाए तो 8 वर्षों तक अवंती का राज्यपाल रहा, और क्योंकि एमपी संबंधित इसलिए हम इनको देखना है। 8 वर्षों तक अवंती का राज्यपाल या प्रांतपाल रहा। अब एक अंतिम शासक देखेंगे जो हमें ध्यान रखना है, इसके बाद ही शुंग वंश स्टार्ट हो जाता है, तो यहां लिख लेंगे हम अंतिम शासक। अंतिम शासक है बृहदत्त, जो मगध का पहला राजा था, उसी नाम से इसको ध्यान रखना है, बृहदत्त था। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कई जगह आपको इसका नाम इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो बड़ा उसमें डाउट नहीं करेंगे आप। ठीक है। ये हुआ अशोक के उत्तराधिकारी भी हमने देखे, उनके 4 पुत्र देखे, तीवर, महेंद्र, है ना, कुणाल और आपका जालोक। जालोक तो कश्मीर में अपना स्वतंत्र राज्य बना लेता है, कुणाल गद्दी बैठता है, अशोक के शासन काल में ही वो 8 वर्षों तक उज्जैन तक में रहता है और वो अंधा हो जाता है, और उसकी जो माता तिस्स रक्षिता है वो बौद्ध विरोधी रहती है और सतीक हो जाती है। इसके बाद दशरथ आए। दशरथ भी संभवतः हमने बताया है कि अशोक कुणाल के या तो पुत्र होंगे या फिर अशोक के पौत्र तो वो है ही। इसके बाद उनके बारे में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने अशोक जैसे प्रिय नाम, देव नाम प्रियद, उन्होंने उपाधि धारण की है और आजीवक संप्रदाय को गुफाएं दान में की है। इसके बाद संपाति आते हैं, ये भी 8 वर्षों तक उज्जैन के राज्यपाल रहे, और लास्ट में हम बृहदत्त को ध्यान में रखते हुए इसकी हत्या ही इनका मंत्री शिशुनाग कर देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने अभिलेख देखे, हमने स्तूप समझे, और अशोक के उत्तराधिकारी समझे, यानी आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगला क्लास हमारी मौर्योत्तर काल होगी।